हेलो एवरीवन, आवर पॉलिटिकल चैनल पॉलिटिकल मंत्र। और आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट जो 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है उसको। और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है ये। और ये 6 जनवरी का जो हमारा पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आगे आ रहे हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये आपका एग्ज़ाम पेपर था 6 जनवरी को, उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले 15 पार्ट हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं उसको आपको रीड करना है, आंसर बताना है। और इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी और बताना है जैसे स्पेशल प्रोविज़न के साथ में ये क्वेश्चन आपको 5 स्टेटमेंट है, 5 क्वेश्चन के करीबन समथिंग मिलेगा डेटा। उसका रीज़न ये है कि जिसमें डेटा दिया गया है ये सारे अमेंडमेंट हैं कि दिल्ली के संबंध विशेष प्रावधान, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, प्रीवी पर्स की समाप्ति का होना और विधान परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके बारे में आपको बताना है, जिसका आंसर जो आपका होगा एक होगा। देखते हैं कैसे। पहला था प्रीवी पर्स जो आपका समाप्त हुआ वो 1971 में हुआ। ठीक है। प्रीवी पर्स का आपका ध्यान रखना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ होता है। उसका दिल्ली के संबंध में आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1991 में। इससे क्या हुआ कि ग्रांटेड मिला दिल्ली को, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, एनसीटी का दर्जा मिला। ठीक है। मंत्रिपरिषद में जो संख्या 15% रखी गई है टोटल, वो आपकी रखी गई है 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में। 1971 में आपका हो जाएगा प्रीवी पर्स की समाप्ति हो जाती है इंदिरा गांधी के समय में। 1991 में आप कहते हैं दिल्ली के संबंध प्रावधान आ जाते हैं। 2003 में आपके मंत्रिपरिषद में संख्या को नियमित किया गया। और 2011 में सहकारी समितियों का 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है आपको 33% रिजर्वेशन। ठीक है। इसको अभी लागू किया जाएगा 33%। पंचायतों में ये लागू हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट बिलोंग टू द रियलिस्ट ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये क्वेश्चन आपका है आईआर से संबंधित कि कौन कौन से थिंकर हैं जो आपको पता है। डज नॉट लिखा, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंध नहीं रखते हैं। तो आप देखेंगे स्टीफन वॉल्ट, जॉन मियर शाइमर, केनेथ वॉल्टन, वुड्रो विल्सन एंड इमैनुअल कांट। तो आपको जो वुड्रो विल्सन है और इमैनुअल कांट है, ये आपके थिंकर जो है वो आपके एडलिस्टिक से संबंधित हैं। आदर्शवाद। और ये 3 थिंकर आपके हो जाएंगे यथार्थवाद से संबंधित। स्टीफन वॉल्टिस इज अ रियलिस्ट थिंकर और जॉन मियर शाइमर रियलिस्ट एंड द केनेथ वॉल्टर रियलिस्ट। ठीक है। न्यू स्ट्रक्चरलिज्म जो दिया है न्यू रियलिज्म में वो केनेथ वॉल्टर्स ने दिया है। जॉन मियर शाइमर इज ऑफेंसिव रियलिस्ट नॉन एज द थ्योरी ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। वुड्रो विल्सन एंड इमैनुअल कांट इज रिलेटेड फॉर आइडियलिस्टिक। ठीक है। वुड्रो विल्सन है की फिगर ऑफ आइडियलिज्म, लीग ऑफ नेशन आपने पढ़ा होगा। इन्हीं के द्वारा दिया गया। और लिबरल इंटरनेशनलिज्म एडवोकेटिंग परपेचुअल पीस थ्योरी, डेमोक्रेसी इन कॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा क्वेश्चन आया था दिसंबर वाले एग्जाम में कि पूछा था कि गूगल की शुरुआत फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्पल कंप्यूटर होना चाहिए पेपर 1 का क्वेश्चन। बट ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको बताना जरूरी है। अगर आप देखेंगे इसमें एक दो से आप आइडिया लगाएंगे कि एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट पहले कौन सा आया। या गूगल की शुरुआत करेंगे तो गूगल 1998 में आया। उसके बाद में फेसबुक शुरुआत हुई 2004 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 75 एंड द एप्पल कंप्यूटर 1976। आंसर होगा 2। गूगल शुरुआत 1998 और फेसबुक 2004, माइक्रोसॉफ्ट 1975, एप्पल 1976। इसको आप शॉर्ट नोट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसको डायरेक्टली पूछ ले कि एप्पल कंप्यूटर की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट है आपका कुछ बुक्स आई हैं आपके सामने और उसके लेखक एंड पुस्तक को मिलाना है। और ये फेवरेट क्वेश्चन होगा एनटीए के कि आपको मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आपको हर एग्जाम में 10-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको थोड़ा देखते हैं। मैक्स वेबर, इजाया बर्लिन, लोजा लग्जमबर्ग, मिल्टन फ्रीडमैन।
तो मैक्स वेबर की आप जानते हैं बुक कौन सी होगी। और सबसे ज़्यादा देखिए मिल्टन फ्रीडमैन की आप जानते हैं, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद को मैंने लगाया होगा स्टेटमेंट, ये देखिए लिख लीजिए, आंसर इसका 2 होगा। और इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीडी, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इजाया बर्लिन की 4 एसेज ऑन लिबर्टी, लोजा लग्जमबर्ग सोशल रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन, मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। और इजाया बर्लिन की जो बुक है वो आपकी पीवाईक्यू रह चुकी है मार्च 2023 के पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स, इमैनुअल कांट, माइकल फोकॉल्ट, नाओमी क्लेन, कौन कौन सी बुक किसने लिखी है आपको बतानी है। तो आपका थॉमस हॉब्स की हो जाएगी लेवियाथन, तो ए का 4th होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका मैच करता है पहले। बी का 1 होना चाहिए, मैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। द माइकल फूको, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन एंड ऑन फायर, नाओमी क्लेन। थॉमस हॉब्स लेवियाथन, इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, माइकल फूको द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस, नाओमी क्लेन ऑन फायर। ये सारी बुक्स को आप जरूर अपने नोट्स में ऐड करते जाए, जिससे कि आगे जो फ्यूचर में आने वाले एग्जाम है सभी, उसमें आपको फ़ायदा मिल सके इसका। फिर वही बुक्स वाला है, बताना है फ्रेडरिक सेस्कॉल्ड्रोर, पीटर ड्रकर एंड कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी बुक्स आपकी लिखी हैं। तो अगर देखिए कार्ल मार्क्स से लगाने का प्रयास करें, जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं अपने थिंकर में, इससे पहले सीरीज जो हमारी वीडियो हुई है उसमें मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स की बुक के बारे में, द 80th लुइस बोनापार्ट जो आपकी 3rd नंबर की बुक है, वो आपकी कार्ल मार्क्स की है। तो डी का 3rd आपका, एक ही ऑप्शन से आपका हो रहा है, ए का 2nd, बी का 4th, सी का 1 एंड डी का 3rd। फ्रेडरिक द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, स्कॉलर पब्लिक पॉलिसी एंड रीमेकिंग री एग्जामिन, पीटर ड्रकर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैं लगा देता हूँ इसमें फ्रेडरिक्स द इकोलॉजी ऑफ स्कॉलर, आपका हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, पीटर ड्रकर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कार्ल मार्क्स दैट इज लुइस बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, arrange the following into chronological order. Charles Pratham is forced to accept petition of right. Falkland War is fought with Argentina. King John I forced to sign Magna Carta, Bill of Rights in Britain, an act of United Kingdom of England and Scotland. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो फैक्ट बेस होते हैं और जो नहीं रिपीटली हूँ, बट ये है कि इनका बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए क्वेश्चन को दिया जाता है। और सभी को ये चीज़ें नहीं याद होती हैं, हिस्ट्री का पोर्शन है थोड़ा सा मिक्स में, बट आप देखेंगे थोड़ा सा कठिन तो है क्वेश्चन, बट क्या करें, फैक्ट को लिखना जरूरी है, याद भी करना जरूरी है। आंसर इसका जो होगा 4 होगा। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, जो राजा जॉन थे प्रथम को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था। किंग जॉन फर्स्ट प्रथम को साइन मैग्ना कार्टा कराया था 1215 में। उसके बाद चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। चार्ल्स प्रथम इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट पिटीशन राइट ऑफ 1628। ब्रिटेन में अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स 1689, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1689 बिल ऑफ राइट्स। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के संयुक्त राज्यों के संघ का अधिनियम, एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के मध्य होता है। और फॉकलैंड युद्ध लड़ा जाता है, ये एक साउथ अमेरिका के साउथ में ही एक द्वीप टाइप में है फॉकलैंड, जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। अब इस समय यूके के पास में वो, ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ट्रेंचमेंट इन क्रिटिक ऑफ आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। आर्यवाद, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म के तीखे आलोचक कौन रहे हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी कपात्री, ईवी रामास्वामी नायकर या बाल गंगाधर तिलक। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो एक ही थिंकर अपने पूरे में जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुज़म या आर्यज़म को, तो ईवी रामानाम सायकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण के चर नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स पूछे गए इनपुट आउटपुट के, नॉट पूछा गया, भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट। तो आप देखेंगे इसमें फीडबैक है, तो इसमें फीडबैक नहीं होगा पहले। उसके साथ में देखेंगे डिमांड होती है, यानी आपका ए और बी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ उनकी सेशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर होगा ए एंड बी। ये एक देखिए डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम दिया अपनी बुक में और बताया कि कैसे एक सिस्टम वर्क करता है इन ओपन सोसाइटी, पहला ध्यान रखना, ये क्लोज सोसाइटी में वर्क नहीं करेगा। और वेस्टर्नाइजेशन जितनी कंट्री उनके ऊपर ही लागू हो सकता है, यूएसएसआर कंट्री पे लागू नहीं कर सकती क्योंकि वो क्लोज कंट्री हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट आएंगे आपके वो डिमांड्स होंगी, सपोर्ट होंगी, ठीक है। द पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे, ये इनपुट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आउटपुट, इसमें डिसीजन आएंगे एंड एक्शंस आएंगे। कुछ जो बच जाएंगे जैसे पूर्ति नहीं होगी वो फिर बाद में आपके आप वापस जाएंगी, ये मतलब ऐसा कह सकते हैं फीडबैक के रूप में, ठीक है। इन्वायरमेंट ये रहेगा आपका, मतलब जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। तो बेसिकली आप एक सरकार को देख सकते हैं, सरकार ने कुछ आपकी डिमांड थी उनको पूरा किया, पूरा करने के बाद सभी की डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर वो जो बची हुई डिमांड है वो वापस फिर सिस्टम में गई। तो ये लूप चलता रहता है, यानी कि सर्कुलर रूप रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो सर्कुलर रूप में रहेंगी चीज़ें, ठीक है। इसमें आप वेरिएबल याद कर लीजिए कौन कौन से होंगे। तो इन्वायरमेंट आपका एक वेरिएबल हमेशा रहेगा, उसके बाद इनपुट रहेगा, आउटपुट रहेगा, द पॉलिटिकल सिस्टम ये वाला, डिमांड एंड सपोर्ट, डिसीजन एंड एक्शंस, एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 was amended to provide for the establishment of permanent लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। जो आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 जो बनाया गया था, उसको अमेंड किया गया फॉर द परमानेंट के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 2002। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को 2002 में संशोधित किया गया। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को जुड़े विवादों के निपटारे के लिए परमानेंट लोक अदालत की व्यवस्थापना का प्रावधान किया गया। धारा 22A 22E को जोड़कर इसे पूर्व सुलह, इसे कहते हैं मैंडेटरी प्री लिटिगेशन काउंसिलेशन की व्यवस्था की गई। इसमें शामिल किया गया परिवहन, डाक, टेलीफोन, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, अस्पताल और बीमा जैसी सेवाएं जो होती हैं उनके लिए स्पेशली कहा गया कि वो आपकी परमानेंट सोल्यूशन में लाई जाए, ठीक है। इनका उद्देश्य था मुख्य विवादों के शीघ्र और किफायती समाधान के लिए लोक अदालतों की स्थापना करना, मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और पक्षकारों के बीच महत्वपूर्ण समझौते को बढ़ावा देना। तो इसका अगर सीधा समझें, जो छोटी अदालतें बनाई जाती हैं इन द सेगमेंट ऑफ छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी, टेलीफोन वाली प्रॉब्लम होती हैं, उनको सुलझाने के लिए पहले अदालत बनाई गई थी टेम्परेरी, बट उसको अमेंड करके सब परमानेंट बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल मैन पुस्तक किसने लिखी है? मुचकुंद दुबे, फरीद जकारिया, हर्बर्ट सिमोन एंड हर्बर्ट मार्क्यूज है। इसका आंसर होगा आपका हर्बर्ट मार्क्यूज है। और ये बुक्स जितनी भी आ रही हैं अपने शॉर्ट नोट्स में आप ऐड करते जाएं, जिससे कि आगे आपको रिवीजन करने में फ़ायदा हो। ये बुक है आपकी हर्बर्ट मार्क्यूज की वन डायमेंशनल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इन विच ऑफ द फेमस वर्ड डिड राम मनोहर लोहिया प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, फील्ड ऑफ हिस्ट्री, an introduction to the principle of moral and legislation, liberalism and the limits of justice, and the erosion civilization? इसका आंसर होगा व्हील ऑफ हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया की बुक है, तो दो बुकें होंगी, वन डायमेंशनल मैन एंड दैट आपकी व्हील ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कम्युनिज्म। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको बीच में मिलेंगे जिनमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, क्योंकि वो बुक्स थी डायरेक्टली कोड थी, फैक्ट बेस में आ जाती। अब जैसे कम्युनिज्म वाला था, इसमें आप समय देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित होती हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद, आर्थिक, और इसके साथ में पढ़ते हैं हम लोग समुदायवाद। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। जैसे साम्यवाद के बारे में पूछा है कि क्या क्या उसमें होगा, तो कॉमन ऑनरशिप होगी, कम्प्लीटली इक्वलिटी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, वैनगार्ड पार्टी होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ द क्लर्जी यानी पादरी वर्ग की तानाशाही होगी। अगर आप देखेंगे साम्यवाद क्या कहता है, कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, संपूर्ण समानता होनी चाहिए, वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी, द मार्क्स कहते हैं वर्ग और हैव नॉट नहीं होना चाहिए। वैनगार्ड पार्टी जोड़ी गई बाद में इन द सेगमेंट ऑफ वी आई लेनिन। पादरी वर्ग की तानाशाही आप नहीं कर सकते, तो ई गलत, ई नहीं रहेगा आपका, आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कॉमन ऑनरशिप होती है, संपूर्ण समानता, क्लासलेस सोसाइटी, वैनगार्ड पार्टी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोटी नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं साम्यवाद जो आपका आया उसमें क्या क्या चीज़ें थी। कार्ल मार्क्स ने स्टेज लास्ट वाली स्टेज थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बट उन्होंने सिर्फ थ्योरी बात की कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, पर उन्होंने कभी लागू नहीं किया। तो इसको लागू करने का काम किया लेनिन ने अपने 1917 में रशियन रेवोल्यूशन में, जिसमें उन्होंने कॉमन ऑनरशिप की बात की। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन द फैक्ट जो वैनगार्ड पार्टी वाला सिस्टम है वो लेके आए पार्टी को एज अ विचारधारा के रूप में, जो क्रांति कराने के लिए, जबकि मार्क्स का ऐसा नहीं मानना था।
तो कह सकते हैं कि क्रांति तो की बट प्योरली कार्ल मार्क्स के थ्रू नहीं की, कुछ उसमें चेंजेस करके क्रांति की 1970 में। ये ध्यान रखना आपको है। और ये अपने नोट्स में जब शॉर्ट नोट में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन दार्शनिक जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल से संबंधित आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। हीगल आइडियलिस्टिक अप्रोच में आते हैं और उनके जो भी कथन होंगे वो आइडियलिस्टिक होंगे, राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में हीगल का क्या आपको है कि हीगल ने जो चीज़ें बताई कॉन्शियसनेस के बारे में, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के बारे में, उसको थोड़ा सा चेंज करके कार्ल मार्क्स ने अपने बदलाव किया। तो आपको ध्यान रखना है इसमें से स्टेटमेंट में, हेगल के जलवायु परिवर्तन के शमन को विचार को लोकप्रिय बनाया। हेगल के आदर्शवाद के संस्करण को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। हेगल ने थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण के संदर्भ में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का वर्णन करने का प्रयास किया। हेगल ने फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी और कार्ल मार्क्स हेगल से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, पहला। तो आप देखेंगे ए रिमूव कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन इजली क्रैक हो रहे थे, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन में कहा क्या गया है। तो देखिए पहला था वर्जन ऑफ आइडियलिज्म इज नोन डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, बिल्कुल आप ये नोट्स में ऐड कर लीजिए अगर नहीं है। कि हेगल के आदर्शवाद के संस्करण को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। हेगल ने एंटीथीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के बारे में बताया। उन्होंने बताया थीसिस, एंटीथीसिस दोनों का सम्मिश्रण बनेगा सिंथेसिस। इसमें सब बेस्ट पॉइंट होंगे, इसके अच्छे मिला के आपको सिंथेसिस बनेगा। हीगल ने बुक लिखी है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और कार्ल मार्क्स तो बताया मैंने कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे हीगल से। यही सिमक्रॉन्ग होगा, बाद बाकी सब साथ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द 19th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी कांग्रेस हेल्ड इन बीजिंग। तो 2017, 13, 15 या 19। तो आपका आंसर होगा 2017। अब ये भी फैक्ट था, क्योंकि ये तो कहीं भी पूछ सकते हैं तो कितनी याद की जा सकती हैं, तो याद कर लीजिए 2017 में एक हुई थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा था नेताओं की हत्याओं का कारण कौन, फिर वही फैक्ट। फैक्ट कितना याद किया जाए, तो फैक्ट जिया, जॉन एफ कैनेडी, जियाउर रहमान, SW भंडार नायके, ओलोफ पाल्मे एंड पिटजिग रॉबिन। अब इनको बताना था कि कौन किसकी हत्या पहले हुई है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, WRD भंडार नायके 1959 असेसिनेटेड किए जाते हैं 1959 में, बुद्धिस्ट मॉन्क वाइस प्रधानमंत्री श्रीलंका के थे। जॉन एफ कैनेडी जो आपके थे 1963 और 61 में ये मतलब राष्ट्रपति बने थे, 63 में असेसिनेट कर दिया जाता है इनको। जियाउर रहमान 1981, ओलोफ पाल्मे 1986 एंड द पिटजाक रॉबिन 1995। ये सारी डिटेल आपको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, देन शॉर्ट नोट्स, बिकॉज नॉट रिपीटली अगेन इन दिस एग्जाम। फैक्ट है, ये चेंज होती रहती चीज़ें, पूछ ली फिर हो सकता है रिपीट बहुत सालों बाद हो। तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे भंडार नायका को याद कर सकते हैं, जॉन एफ कैनेडी को याद कर सकते हैं, इनके बाद राष्ट्रपति कौन बना ये आप याद कर सकते हैं। इनके समय में कौन कौन सी, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ जॉन एफ कैनेडी के समय, तो याद रख सकते हैं आप। जियाउर रहमान को बांग्लादेश याद कर सकते हैं, जब बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द सेकंड डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इवांका ट्रंप, तुलसी गबार्ड, मार्क एस्पर या मार्क रूबियो। तो मैक्रो रूबियो इसके आंसर थे। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्क रूबियो को विदेश मंत्री के रूप में नामित किया। इसके अलावा मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल और तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया, ठीक है। तो दो तीन फैक्ट है और इसमें समय समय परिवर्तन होता रहेगा, तो अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। कौन सी ऐसी मतलब बुक लिखी गई है जो अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई। ऐसे ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ द कर्मयोगी, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, और सारी बुकें आपकी अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई हैं। ये आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की जो फर्स्ट वुमेन कौन बनी है। तो आपकी नाओजी एगोंजा एवेला आपकी पहली महिला बनी है, ठीक है, WTO की डायरेक्टर। नागोंजी अकोंजो एवेला 15 फरवरी 2021 को WTO की पहली महिला और अफ्रीकी निदेशक बनी। वह नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री, विश्व बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1 मार्च 2021 से अपना कार्यकाल शुरू किया, ठीक है। और माइक मूर और सुपाचाई जो 5 पकड़ी हैं वो पूर्व WTO के निदेशक रह चुके हैं। पीटर सदरलैंड आपके 1995 से रहे,
जब 1 जनवरी को WTO बना, तब थे आपके पीटर सदरलैंड। पास्कल लैमी भी 2005 से 2013 तक आपके रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय EV रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग कौन सा नहीं था? द रिमूवल ऑफ कास्ट डिटेल्स फ्रॉम नेम्स, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी, ज्वाइनिंग हैंड्स विद कांग्रेस टू सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट, परफॉर्मिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट। तो कौन सा ऐसा नहीं था? तो देखिए, नामों से जाति बिल्कुल सही था उनका पहला, ये किया था उन्होंने। ब्राह्मण जनगणना सही था। हिंदू मिथ्या चरित्रों की नवीन व्याख्या और राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस हाथ नहीं मिलाया था, बस यही आपका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद की पार्टी द्रविड़ कज़गम और द्रविड़ मित्र कज़गम दो बनाई उसके बाद बेसिकली, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।